इससे पहले भाई मैंने 4 पार्ट कराते हैं, अगर नहीं कंप्लीट किए तो कोई बात नहीं, अभी 5वें से कर सकते हो। और 4 अगर कर लोगे तो बेसिकली आपको 4 से 5 नंबर एग्जाम में दिलाने में हेल्प करेंगे। मैं वो चैप्टर्स करा रहा हूँ यहाँ पे आपको जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्जाम पे आस्क किए जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये बात बता दूँ, लूसेंट सबके पास होती है, बट सर हम पूरा का पूरा नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा कराना ही नहीं है ना, क्योंकि पूरा का पूरा नहीं आता। 60 to 65 चैप्टर्स हैं, क्वेश्चन 25 आते हैं, हर एक चैप्टर से एक भी क्वेश्चन, मतलब ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन है। तो मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जो आ सकता है या आने लायक है, या फिर ये हेडिंग वो हेडिंग जो इंपॉर्टेंट होता है वही डिस्कस करता हूँ। वीडियो जैसा भी लगे कमेंट पे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो चलो चलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव की ओर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज इतना कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं रखता। यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखने वाली चीज़ें नंबर 2 पे हैं। फोटान की ऊर्जा E बराबर HV फार्मूला इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे H आपका फ्लैंक कांस्टेंट एंड V आपका फोटान मीन्स फोटान की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, V इक्वल टू एक फार्मूला होता है C अपान लेमडा, और सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूँ, एक फार्मूला होता है E बराबर HC अपान लेमडा। ठीक है, HC अपान लेमडा, जहाँ पे H का वैल्यू और C के वैल्यू आपको पता होता है, लेमडा आपको दिया होता है सवाल में, मीन्स आपको सब में, और तब आपको सॉल्व करना है। H का मान भाई यहाँ पे देख लो, और विथ यूनिट 6.64 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होता है। ठीक है, 6.64 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। फोटान की आवृत्ति बराबर C अपान लेमडा। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये काफ़ी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना होता है, 1 मिलियन, मिलियन देखो 10⁻6 हो जाता है, तो वही जाके घट जाता है। ठीक है, 1 बिलियन पे 10⁹ तो इतना, ये तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, आई थिंक आप सभी को पता होगा, तो इसे आपको याद करने का कोई नीड नहीं है। बट एयरफोर्स के एग्जाम पे ये इतना ईजी नहीं आएगा, बट आप में से कभी भी नेवी का मार्क एग्जाम कोई दे तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित फोटानों की संख्या n बराबर P अपान E, तो E बराबर HV, और देखो V बराबर क्या हमने पढ़ा था, C अपान लेमडा, V बराबर C अपान लेमडा, तो HC अपान लेमडा। इससे होता क्या, न्यूमेरिकल बन के आ जाता है, और इसके लिए आपको H का मान और C का मान दोनों का पता होना चाहिए। H 6.64 इंटू 10⁻34 और C का मान 3.0 इंटू 10⁸। देली आवृत्ति में देली आवृत्ति और कार्यफलन दोनों से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बन सकते हैं। देली आवृत्ति होती है प्रकाश की, मतलब किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को, धातु पृष्ठ से प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, देली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, बस इतना ही यहाँ पे पढ़ना होता है। आगे देली तरंग दैर्ध्य पढ़ने का कोई नीड नहीं है, इधर आ जाते हैं ऊपर से। तरंग दैर्ध्य कहलाती है लेमडा 0 बराबर C, कोई ज़रूरी नहीं है। आगे कारफलन, हाँ, वन न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, धातु का कारफलन कहलाती है। इससे न्यूमेरिकल आया था प्रीवियस टाइम एग्जाम पे, इस वाले सम से न्यूमेरिकल आया था। W बराबर HV0, W बराबर HV0, V बराबर होता है C अपान लेमडा, तो C अपान लेमडा 0, तो W बराबर HC अपान लेमडा 0। ठीक है, सो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर, मतलब कि यहाँ पे राइट 8 नहीं, ये आपको कारफलन कंप्लीट करना है। जैसे मैंने आपको डेली बोला, वैसे कारफलन भी, वर्क फंक्शन भी कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ये कोई स्तब्ध विभव जरूरी नहीं, स्तब्ध विभव छोड़ सकते हो। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण, इससे पूरा समय ये याद करने का आपको कोई नीड नहीं है, बट यहाँ पे 2 चीज़ें आपको, एक तो स्टार्टिंग और एक इसका लास्ट। ठीक है, स्टार्टिंग E के बराबर एच वी माइनस डब्ल्यू, ई के बराबर एच वी माइनस डब्ल्यू, और जो लास्ट आता है हाफ mv² मैक्स बराबर एच वी माइनस वी जीरो। ठीक है, हाफ mv² मैक्स बराबर एच वी माइनस वी जीरो। नोट डाउन कर लिया, टिक लगा लिया, अच्छी बात है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि क्या कौन होता है। ठीक है, एच वी बराबर 0 धातु का कार्यफलन होता है, आगे वगैरह वगैरह। प्रकाश वैद्युत सेल आप छोड़ सकते हो, 3 प्रकार की ऊर्जा में बदलता है प्रकाश वैद्युत सेल, जैसे कि प्रकाश उत्सर्जक सेल बोलते हैं, प्रकाश वोल्टी सेल और प्रकाश चालकी सेल। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। फोटान का गतिक द्रव्यमान तथा संवेग, गतिक द्रव्यमान यम बराबर कोई नहीं, इसे छोड़ो। संवेग P बराबर m/v, आप पहले ही पढ़ चुके हो, मैं आपको बता चुका हूँ। इसका यूनिट एंड डायमेंशन मैंने बोला था कि कंप्लीट कर लेना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति, तो प्रकाश की ये कोई हेडिंग पढ़ने वाला है, मैं बता दूं, प्रकाश की प्रकृति द्वैतीय प्रकृति है, क्योंकि परावर्तन अपवर्तन ये सारा लाइट वाला चैप्टर मैं 2 दिन में फिनिश कर दूंगा, जो 7 to 8 चैप्टर है, और इससे आपका होता क्या, दो क्वेश्चन बन जाते हैं। सो उस बेसिस पे
आगे चलो, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। और द्विबोगली तरंग दैर्ध्य ये छोड़ सकते हो। वी वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन में संबंध द्विबोगली तरंग दैर्ध्य। यहाँ पे एक बात बताऊँ, इलेक्ट्रॉन का आवेश याद रखना और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रखना। देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश तो बहुत पुराने बचपन से याद है आपको, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी बहुत लोगों को याद होगा बट बहुतों को नहीं याद होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ये आपको याद करना है। ऊपर लेमडा को जो वैल्यू दिया हुआ है ये याद कर लेना। लेमडा को जो वैल्यू दिया हुआ जो लास्ट में आया 12.27 अपान रूट वी एंगस्ट्रॉम पे। ठीक है, 12.27 अपान रूट वी और एंगस्ट्रॉम पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, क्या मापता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? एनर्जी। क्या मापता है? एनर्जी, मतलब कि ऊर्जा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्लांक स्थिरांक की विमा होती है। अब देखो जो संवेग का आप देखते हो ना, तो प्लांक स्थिरांक की यहाँ पे फ्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन पूछा है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लांक स्थिरांक की विमा। सो इसे नोट डाउन जरूर करना। अगला, लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटॉन की ऊर्जा एस सी अपान लैम्डा। ठीक है, हटाओ। द्रव तरंग ब्रोगली ने दिया। यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो स्तब्ध विभव हो जाएगा, वो दोगुने से अधिक हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? आइंस्टीन थे। किसी पृष्ठ से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी प्रारंभ होता है जबकि पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की होती है एक निश्चित न्यूनतम, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक न्यूनतम आवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निर्भर करती है। ऊर्जा जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? ई बराबर एस सी अपान लैम्डा। ऊर्जा जो डिपेंड करती है, एनर्जी डिपेंड करती है उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पे डिपेंड करते हैं। सो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलो 9 नंबर, वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने से उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये तो आप प्रकाश विद्युत प्रभाव की डेफिनेशन ही लिख दी यहाँ पे। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है तरंग एवं कण दोनों। ये याद रखना, ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट्स वगैरह में बहुत देखने को मिलेगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है, क्या माना जाता है? वेव एंड पार्टिकल दोनों माना जाता है, मीन्स तरंग एवं कण दोनों माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूमेरिकल वही मिलेंगे आपको, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। W बराबर HV0 इससे मिल सकते हैं, या फिर E बराबर SC अपान लैम्डा, या फिर E बराबर H अपान V, सीधा इन्हीं से। H का मान पता होना चाहिए, V का मान पता होना चाहिए, C का मान पता होना चाहिए। ये लैम्डा मतलब वेवलेंथ होता है, या फिर आपको उसका मास ऑफ क्या बोलते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता होना चाहिए। 9.1 इंटू 10⁻30 किलोग्राम था वो आगे। सो न्यूमेरिकल्स की टेंशन मत लेना, ये मैं आपको कराने वाला हूँ। सो न्यूमेरिकल्स अभी मैं यहाँ पे लेफ्ट कर रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल्स आपको जैसे कि ये जो टिक्स वगैरह लगे ना, ये मुझे जरूर कराने हैं आपको। आगे चलते हैं, परमाणु की संरचना, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु की संरचना कैसे करोगे? परमाणु की संरचना में आपको कुछ नहीं पढ़ना। इस चैप्टर को मैंने बस आज एक छोटे से, यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना। मैं बता दूं, टॉमसन वगैरह ने इसका जो भी खोज किया, तो ये सब छोड़ते चलो, कुछ भी नहीं पढ़ना यहाँ पे। बोहर का परमाणु मॉडल वैसे ये इंपॉर्टेंट था, बट ये नहीं पढ़ना। मैं बताता हूँ आपको क्या पढ़ना है। यहाँ पे जो भी दिया हुआ है कि आपको पता ही होगा यहाँ पे कि परमाणु का जो आपका होता है। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ऊपर मैं बता देता हूँ। आपको पता होगा परमाणु क्रमांक होता है जो इलेक्ट्रॉन के मान के बराबर होता है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और कुछ यहाँ पे है नहीं। मैं आगे चलता हूँ और बताता हूँ। एक चीज़ थी जो इसमें मुझे आपको बताने वाली लगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे फिर दिया हुआ है और परमाणु क्रमांक ई के वैल्यू दिया हुआ है। नेक्स्ट चलो एनवी कक्षा के लिए। वैसे यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, मैं बताता हूँ। ये ऊपर था, आगे ये भी कुछ नहीं इंपॉर्टेंट, कुछ भी यहाँ पे ऐसा कुछ एग्जाम पे आता नहीं इतना सब लेंदी। बस ये वाला हाइड्रोजन परमाणु के लिए यहाँ पे मतलब वो आपको लाइमन बामर और पार्शियल ब्रैकेट फुंड, वो जो 5 श्रेणियाँ होती है ना, वो इसी चैप्टर में उसी से एक बार क्वेश्चन आया था, उसी के लिए मैंने ये चैप्टर लिया है। जैसे ई का मान, ये देखो ये किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएगा। ई का जो मान होता है -13.6 अपान n² EV होता है। देन आगे चलते हैं, और इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। संक्रमण, उत्तेजन विभव वगैरह वगैरह। आयनन विभव, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा देखो यहाँ पे पूछ सकता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए 1/λ बराबर R 1/n1² -1/n2²। देन नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन परमाणु की रेखीय स्पेक्ट्रम में पाए जाने वाली विभिन्न श्रेणियाँ। बस पूरा चैप्टर कुछ भी नहीं पढ़ना, बस यहीं से, इसीलिए मैंने ये चैप्टर लिया था। और कुछ MCQ जो 1-2 इंपॉर्टेंट लगेंगे वो मैं बताने वाला हूँ। हाइड्रोजन परमाणु की श्रेणियाँ 5 होती हैं।
ठीक है। सबसे पहली लाइमन श्रेणी होती है। n1 का मान यहाँ पे 1 रख लेते हैं और n2 का मान 2 3 4 ऐसे रखते जाना है। तो ऊपर से आओ सॉल्व करते हैं। तो देखो वही आके रख दिया है, n1 का मान 1 और n2 का मान यहाँ पे रख सकते हो जाके 2 3 4। फिर बामा श्रेणी के लिए n1 का मान 2 और उसके बाद n2 का मान एक कदम बढ़ा के आगे, ठीक है। इसी तरह से आपको बढ़ाते जाना है, ये याद रखना। यहाँ पे ये भाई याद रखना, ठीक है। पास्चर के लिए जो भी अगर सीरीज याद रखोगे ना, लाइमन, बामर, पास्चर, ब्रैकेट, फुंड, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ये करने में। फार्मूला और ये, ठीक है। फार्मूला 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और जो भी सीरीज का होगा, मतलब जो भी लाइक फुंड है, तो n1 का मान आपका 5 होने वाला है और n2 का मान 6 से लेकर 7 8 9 10 तक ऐसे आगे चढ़ता जाएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आया था वो मैं क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन यहाँ से आया था जो विशेष पे दिया हुआ है। लाइमन श्रेणी स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में मिलती है, बामा श्रेणी दृश्य क्षेत्र में तथा पार्श्व श्रेणी व फुंड श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। पहला नंबर ये पूछा था बामा श्रेणी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो बामा श्रेणी जो आपकी पाई जाती है दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है, लाइमन पराबैंगनी में, और ये पार्श्व और ये जो फुंड है ये आपके अवरक्त में। भाई डैम श्योर इस क्वेश्चन को कर लेना आपको, ये पाँचों के पाँचों इतना कठिन नहीं है। लाइमन पराबैंगनी भाग में पाई जाती है, बामा दृश्य में, और जो पार्श्व और ये फुंड बची ये आपकी अवरक्त में पाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में आपको करने लायक, आप सब कुछ छोड़ सकते हो। देन आगे, किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? फ्लैंक ने किया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में? ये देखो क्वेश्चन मिला बामर श्रेणी में। अगला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी में? तो लाइमन श्रेणी। परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस करके बल के कारण रहते हैं? नाभिकीय बल के कारण। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है जेड स्क्वायर के। किसके समानुपाती होती है? जेड स्क्वायर के। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि रिडबर्ग नियतांक का एसआई मात्रक होता है। ये प्रैक्टिस सेट वगैरह में यहाँ पे आर का मान आपसे भी पूछ सकता है। आर का जो मान होता है यहाँ पे दिया नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ। 1.5 × 10⁻15 होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1.5 × 10⁻15, और प्रति मीटर होता है रिडबर्ग नियतांक का एसआई मात्रक। विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को कहा जाता है फोटॉन। विकिरण ऊर्जा के, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। किसी परमाणु की उच्च कक्षा की तुलना में प्रथम कक्षा की ऊर्जा होती है कम, ये तो सिंपल सी बात है। आगे, बोर परमाणु मॉडल के अनुसार स्थायी कक्षा त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या n के क्या होती है? n के होती है वर्ग के अनुक्रमानुपाती, वर्ग के अनुक्रमानुपाती। आगे चलते हैं यहाँ पे, रिडबर्ग नियतांक की विमा। अगर आपने अभी यूनिट याद किया होगा प्रति मीटर, तो डायमेंशन भी T-1 आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, T-1 निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल के अनुसार विकिरण उत्सर्जित होता है जब इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में कूदता है। जब इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा से नीची कक्षा की ओर आता है तब ये होता है। आगे, मूल ऊर्जा स्तर तथा nवें ऊर्जा स्तर के बीच संभव अवशोषण संक्रमणों की संख्या होती है n-1। कर सकते हो बट इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, इसे छोड़ सकते हो। अपना टारगेट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का विधिवत अध्ययन किसने किया था? बामर ने किया था। आगे, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। nth कक्षा इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग मोमेंटम होगा NH/2π का क्या होगा? NH/2π। ये भी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखूंगा, एक्सपेक्टेड की सीरीज में मैं रखूंगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है? बामर श्रेणी। भाई यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, डैम श्योर, मुझे अच्छे से याद है कि एयरफोर्स के एग्जाम पे आया हुआ है। आगे चलो, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, हटाओ, ये चैप्टर खत्म, ठीक है। मुझे बस इतना ही कराना है, या तो जो आया हुआ है या फिर जो आ सकता है। अगला चैप्टर है रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी जिसे बोलते हैं। रेडियो सक्रियता कैसे करोगे? प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ तत्व जैसे यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम आदि से स्वतः अदृश्य विकिरण को उत्सर्जित होने वाली की घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने की थी, ठीक है। और ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब हटाओ, इतना कोई इंपॉर्टेंस रखता नहीं है, तो मैं तो सब कुछ कराने वाला नहीं हूँ। सो आगे चलो, बीटा कणों के गुण कोई ज़रूरी नहीं है। बीटा कणों के गुण गामा किरणों के बस देखने लगा। गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। ये किरणें प्रकाश के वेग से चलती हैं। इनकी भेदन क्षमता अल्फा व बीटा किरणों की तुलना में बहुत अधिक होती है। मैंने बोला सबसे अधिक होती है गामा किरणों की, और ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं तथा इनका प्रभाव अल्फा व बीटा किरणों की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। आगे, रेडियो सक्रिय क्षय भी कोई ज़रूरी नहीं है। आगे, बीटा कणों का इसे लेफ्ट कर सकते हो आप। देन नेक्स्ट, यहाँ पे एक फार्मूला और मैं बताऊंगा आपको, r बराबर r0 1/2n। हाँ, ये वाला। अभी चलो उधर चलते हैं। रेडियो सक्रियता के मात्रक क्या क्या होते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है, एक क्यूरी बराबर 3.7 × 10 विक्टर पर सेकेंड। वैसे रेडियो सक्रियता का मात्रक बेकुरल होता है, एसआई मात्रक बेकुरल होता है, और आदर्श मात्रक यहाँ पे यूनिट्स दिए हुए हैं, इन्हें भी आप लिख सकते हो, बट इतना एग्जाम पे इतना नहीं घुस के पूछता है,
और ना ये यूनिट पूछेगा, ठीक है। तो एक क्यूरी बराबर पूछ ले आपसे 3.7 इंटू 10⁴ रदरफोर्ड, एक रदरफोर्ड बराबर विक्टिम पर सेकेंड, एक क्यूरी बराबर विक्टिम पर सेकेंड, ऐसा कुछ, ठीक है। R बराबर R0 λ T, इसे भी नोट डाउन कर लेना, फार्मूला ही है। देन आगे चलते हैं। इस चैप्टर मतलब काफ़ी ठीक ठाक है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनने के फुल चांसेस रहते हैं, जैसे इस फार्मूला से या फिर इससे n बराबर n0 1/2 टू पावर n, ठीक है। यहाँ से फार्मूला से, इस फार्मूले से क्वेश्चन बनने के फुल चांसेस होते हैं। आगे चलो चलते हैं। द्रव्यमान के पदों में इसके अनुरूप सूत्र। आगे रेडियो सक्रिय पदार्थ की औसत आयु, अर्धआयु एवं औसत आयु में संबंध नोट डाउन कर लेना। अर्धआयु एवं औसत आयु में संबंध पूछ सकता है, सीधा सीधा आपको सीधा ये वैल्यूज़ दे देगा और फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। मे भी आपको पता होगा, बहुत लोगों को देखो एग्जाम में आता है फिर भी नहीं कर पाते उस बेसिस पे। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1.4428 और टी। आगे रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। रेडियो सक्रियता की घटना जुड़ी एक नाभिक के क्षय से, किससे जुड़ी हुई है? नाभिक के क्षय से। अब मोस्टली ये वाला क्वेश्चन बहुत मिलेगा प्रैक्टिस सेट्स वगैरह में, ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट वगैरह में बहुत मिलता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से। चलो अच्छा 3 से 4 नंबर पे चलते हैं। निम्न से कौन सी विद्युत चुम्बकीय प्रकृति की नहीं है? विद्युत चुम्बकीय प्रकृति की कौन, मान लो विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन सी नहीं है? चैप्टर में करा चुका हूँ, पता है ना आपको, मैंने बोला था गैप डालते गामा, फिर ए मतलब एक्स, पा मतलब पराबैंगनी, गैप दृश्य, फिर अवरक्त, मैंने आपको याद कराया था ना। तो अगर आपको पता होगा तो एक्स होती हैं, गामा भी होती हैं, बट बीटा किरणें आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं। 5वें नंबर की ओर चलने से पहले आपको कुछ बता देता हूँ। एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, नेवी AA SSR या फिर NDA। और NDA जो मैं सीरीज चला रहा हूँ ना, NDA का एग्जाम भी देने जा रहे हो भाई, और आपका मीन्स कुछ भी नहीं हुई तैयार, फिर भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखना फिजिक्स सेक्शन में क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा इसी लूसेंट से, जिस दिन आएगा मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू तो जरूर करूँगा। सो उस बेसिस पे मेरा कहना है। तो परीक्षा ऐप आप जरूर चेकआउट करना। यहाँ पे है क्या, बोथ लैंग्वेज पे क्वेश्चंस मिलते हैं, सेम प्राइस पे। जो ऑफलाइन से ऑनलाइन बेटर, आप सभी जानते हो, आप ऑनलाइन पढ़ते भी हो तो ऑनलाइन टेस्ट लगाना भी सीखो, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड पे होगा, ना कि ऑफलाइन मोड पे। दिमाग में ये तो आई थिंक आप सभी को पता ही होगा। बाकी आपकी इच्छा, मैं अच्छी चीज़ आपको रिकमेंड करता हूँ। यहाँ पे है क्या, ऑनलाइन D40 मेरा कूपन कोड डालोगे 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और टेस्ट लगाओ और अब मुझे अपना स्कोर बताओ। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कैसे भी, मतलब कि 40 नहीं भी बताना कोई बात नहीं, 40+ जाना चाहिए। आप ऑनलाइन लगाओ, मैं केवल परीक्षा आपको नहीं रिकमेंड करूँगा, आप कहीं से भी ऑनलाइन लगा पाओ, जहाँ से भी लगाओ। बट है कि यहाँ पे मुझे अच्छा कंटेंट दिखता है, मैं खुद यूज करता हूँ, उस बेसिस पे आपको मैं राइट वे से गाइड करता हूँ, ठीक है। कूपन कोड डाल देना तो 40% का डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। चलो अभी चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 5। जब एक रेडियो सक्रिय परमाणु बीटा कण उत्सर्जित करता है तब उसके परमाणु भार में परिवर्तन होता है, परिवर्तित नहीं होता है। बीटा कणें तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन है। बीटा किरणें तेजी से चलने वाले हैं इलेक्ट्रॉन है। बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों में। निम्न से किसकी भेदन क्षमता महत्तम है? गामा किरणों की। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे कहते हैं अर्धआयु। ये तो भाई ऐसे ही बोल सकते थे, आपको पढ़ने का भी नेट नहीं था। 10 कोई जरूरी नहीं, 11 छोड़ सकते हो, 12 छोड़ सकते हो, 13 नंबर भी आप छोड़ सकते हो। इसमें आके इसे घटा दिया गया, बाकी इसका राइट आंसर ऐसे ही यहाँ पे आ गया है, ठीक है। देन ओवरऑल ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको बता दिए। PDF टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर लेना। कोई डाउट बनता हो बेसिकली बेझिझक मुझसे आस्क करना, मैं जरूर सॉल्व करूंगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टू ऑल एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में जितना कर सको। एंड जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।